बोलो मत। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, अब हम लोग आज महिलाओं में ऋतु चक्र या मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मासिक धर्म चक्र हर स्त्री में प्राकृतिक रूप से हर महीने में प्रकट होता रहता है। परिपक्व स्त्री में मासिक धर्म चक्र के कारण उसके मानसिक और शारीरिक बदलाव देखे जाते हैं। यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं और इस बदलाव की हर 28 से 30 दिनों में उसकी समयावधि के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। बार बार हर महीने में एक बार वो आता है, उसको पुनरावृत्ति कहते हैं। इसी पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव का नाम ही है ऋतु चक्र या मासिक धर्म चक्र। हमारे देश में इसे धर्म चक्र की संज्ञा दी गई। मासिक महीने में आने वाला धर्म, संतान की उत्पत्ति हेतु ऐसा चक्र। ऋतु चक्र यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो 4 संप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होती है। उस 4 संप्रेरक का नाम है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक या FSH, जो यह संप्रेरक मासिक धर्म चक्र के शुरुआत में जरूरी होता है। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक या शार्ट में LH कहते हैं, या पित्त पिंडकारी संप्रेरक कहते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 4 हार्मोन मासिक धर्म चक्र के पूर्णता के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें ये दोनों FSH और LH, ये 2 हार्मोन मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय से स्रावित होते हैं। जो पुटिका ग्रंथि संप्रेरक है उसके प्रभाव से कुछ बदलाव होते हैं। अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब या oocytes का विकास प्रारंभ होता है, oocytes, जिसके परिणाम स्वरूप यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का स्रवण करती है। उस एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर की वृद्धि होती है। पहले ऋतु चक्र के समय या पुनर्निर्मिति बाद के ऋतु चक्रों के या मासिक धर्म चक्र के समय होती है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की पूरी वृद्धि हो जाती है, फुल डेवलपमेंट हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण हुई वृद्धि जो होती है, पुटिका उससे फूट जाती है और उसमें से डिंब अंडाशय से बाहर आने लगते हैं। इसी को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। अंडाशय में फूटे पुटिका से एक पित्त पिंड, जिसको अंग्रेजी में कार्पस लुटियम कहते हैं, CL कहते हैं, ये पित्त पिंड जो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक को स्रावित करना प्रारंभ करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव ऐसा होता है कि गर्भाशय के अंतः स्तर की ग्रंथियां स्रावित होती हैं, जिसके स्रावण से उसमें अंतः स्तर भ्रूण के आरोपण के लिए वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
तो पुटिका के साथ साथ हम लोगों ने देखा डिंब का भी विकास होता है। इस प्रकार से महिलाओं में किस प्रकार ऋतु चक्र होता है कि नहीं होता है, यह आपने देखा। यदि प्रोजेस्टेरॉन, अगर इसको हम पहले चित्र के द्वारा समझ लें कि यह क्रिया अंदर माँ के शरीर के अंदर होता है। मासिक 4 प्रकार के जो हार्मोन स्रावित होते हैं मासिक धर्म के समय अंडाशय में परिवर्तन को शुरू करते हैं। आप ऊपर देख लीजिए, मस्तिष्क में पीयूषिका ग्रंथि है जहाँ से FSH और LH निकलता है। फिर उसके प्रभाव से अंडोत्सर्ग पूर्ण वृद्धि पीटिका निर्मित होती है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से मासिक धर्म के समय गर्भाशय में क्या क्या बदलाव होता है। पहला, शुरुआत में अगर देखो मासिक स्राव का समय शुरू जब होता है तो वह 5 दिन तक किस तरह से है चित्र में दिखाया गया है। फिर गर्भाशय के अंतः स्तर के पुनर्निर्मिति का समय कैसा होता है वह चित्र में दिखाया गया है। फिर अंडोत्सर्ग का समय जो है 13, 14, 15 यह उसमें दिखाया गया है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। गर्भाशय के अंतः स्तर की ग्रंथियां स्रावित होने का समय में उस समय पीत पिंड जो बाहर निकलता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के प्रभाव से श्वेत पिंड का भी निर्माण होता है। नए मासिक चक्र की इस प्रकार से शुरुआत होती है। तो बच्चों ने आप चित्र के माध्यम से यह बात समझ गए होंगे कि पिंड डिंब का जो फलन 24 घंटा में यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, पित्त पिंड अकार्यक्षम हो जाएगा, उसका रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाएगा, कार्पस अल्बाइकेंस में हो जाता है। तो कार्पस लुटियम कार्पस अल्बिकेंस में हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों संप्रेरकों का स्रावित होना पूरी तरह से रुक जाता है। जब ये परिवर्तन होता है तो ये दोनों हार्मोन स्रावित होना रुक जाता है अंडाशय से, जिसके परिणाम स्वरूप इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतः स्तर का ह्रास होने लगता है और उसमें से ऊतक और अफलित डिंब जो होते हैं अनिषेचित होते हैं, जो संयोग नहीं करते, वह योनि मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसके साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है, खून निकलता है। इसी क्रिया का नाम है ऋतुस्राव या मासिक धर्म चक्र। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने में तब तक होती रहती है जब तक डिंब का फलन होकर होने वाले भ्रूण का आरोपण गर्भाशय में नहीं हो जाता है। भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक उसके दुग्धपान की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। जब तक माँ दूध पिलाती है तब तक यह मासिक चक्र रुका रहता है। मासिक चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें 4-5 दिनों के मासिक स्राव के दौरान स्त्री को काफ़ी वेदनाएं होती हैं, कष्ट होता है माताओं को। उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में यदि रक्तस्राव हो जाता है तो कमजोरी आ जाती है, रक्ताल्पता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इस कालावधि में स्त्री को संसर्ग होने का, रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। इन सभी कारणों की वजह से इन दिनों में विशेषकर व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ महिला को आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए उस दौरान महिलाओं को जो है आराम करके, वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो संसर्ग जो पदार्थ रहते हैं, कहीं से भी संसर्ग बाहर से सामान लाते हैं आ सकता है, उस संसर्ग से बचने के लिए महिलाओं का कमज़ोर होने की स्थिति में यह संसर्ग हो सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके यह सबका सावधानी रख के महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। कभी कभी देखा जाता है कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतानें नहीं हो पाती, लोग दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने
प्रजनन और आधुनिक तकनीक का विकास किया, एडवांस टेक्नोलॉजी। ऐसे समय में स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में यदि अनियमितता आ जाती हो, डिंब के निर्माण में अवरोध आ जाता हो, अंड नलिका में डिंब के प्रवेश के लिए रुकावटें हो जाती हों, गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी की समस्या आती हो, इत्यादि कारणों से संतान जब प्राप्त नहीं हो सकती, या पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव हो, विकसित न हो, शुक्राणुओं की मंद गति हो, शुक्राणुओं में यदि विभिन्न दोष हो, तो उसके कारण भी संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण होती है। फिर उसके बारे में वैज्ञानिकों ने इस चिंता को दूर करने के लिए नई आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पद्धति का विकास किया, जिसके कारण से इन सारी समस्याओं पर आज मात करना काफ़ी संभव हो गया है। उसमें जो नई तकनीक आई है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या कांच नलिका में फलन तकनीक आई। उसके बाद दूसरी तकनीक आई स्थानापन्न मातृत्व, सरोगेसी मदर, और वीर्य बैंक की तकनीकी सहायता लेकर के स्थापित करके अब संतानहीन दंपति को संतान प्राप्ति कराई जा सकती है, जिसमें सफलता का प्रतिशत बहुत ऊंचा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। बच्चों, कांच नलिका में फलन किस प्रकार से होता है? इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की विशेष नली होती है उसमें की जाती है, और निर्माण होने वाला उससे भ्रूण जो होता है उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी, डिंब का अंड नलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण यदि किसी को संतान प्राप्ति न हो रही हो, तो उस समय हम IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं: शुक्राणुओं की कमी, डिंब नलिका का अंड नलिका में प्रवेश में रुकावट हो, और यह दो कारणों से इस तकनीक का उपयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कांच नलिका में फलन कैसा होता है, इसे हम चित्र के द्वारा समझें। तो आपको इस प्रकार से कांच नलिका में फलन, एक कांच नली के अंदर किस प्रकार से एक नली के द्वारा उसे मिलाया जाता है, डिंब को और शुक्राणु को, जो स्वस्थ शुक्राणु होता है वीर्य बैंक से लेते हैं, और अंडाणु जो है वह दान में, जिसमें जो खराबी होता है शुक्राणु या अंडाणु दान से लेते हैं। इस प्रकार से हम उसकी संतान उत्पत्ति में मदद वैज्ञानिक या डॉक्टर करते हैं। बच्चों, इसके बाद स्थापन्न मातृत्व, सरोगेट मदर क्या है? कभी कभी टिप्पणी में पूछा जाता है। बच्चों, कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता, मतलब उसमें गर्भ टिकता नहीं। ऐसी स्त्रियां स्थापन्न मातृत्व का लाभ उठाती हैं। इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता वो अपनाती हैं। इस पद्धति में क्या होता है, गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय में जब नहीं होता है, तो उससे अंडाशय से उनके डिंब को निकाल लिया जाता है, एक को निकाल लिया जाता है, स्वस्थ अंडे को, और उस डिंब या अंडे को कांच नलिका में लेकर के उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का प्रयोग कर लेते हैं, जो स्वस्थ होता है। फिर फलन की क्रिया संपन्न की जाती है परख नली में, जिससे निर्माण होने वाला जो भ्रूण हो जाता है, दोनों का युग्माणु जो बन जाता है, युग्माणु के बाद संयोग के बाद अन्य स्त्री का गर्भाशय जो स्वस्थ होती हैं, हर तरह से उनकी जांच की जाती है कि वह स्वस्थ हैं, गर्भाशय उनका स्वस्थ है। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण यह किया जाता है, उस स्त्री को ही स्थापन्न माता कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप तमाम उदाहरण जो है लोगों का सुने होंगे, पेपर में तमाम छपता है। इसके बाद है वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक। कई दंपति के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं देखी गई हैं। ऐसी दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु अन्य बैंकों जैसा बीज बैंक या अन्य बैंक जैसे
मनी बैंक होता है, उसी तरह से वीर्य बैंक भी संकल्पना आई कि स्वस्थ वीर्य का लें। रक्त बैंक के जैसी ये संकल्पना आई। पुरुषों की इच्छा अनुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक अन्य जांच करने के बाद कि उन्हें कोई भी आनुवंशिक रोग तो नहीं है या कोई और तकलीफ तो नहीं है, उनकी जांच करने के बाद उनके द्वारा जो स्खलित है, निकला हुआ जो वीर्य है, वह उस वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। और जिस दंपति की संतान की आवश्यकता हो, उसके इच्छा अनुसार उसकी अनुमति लेकर इस संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग किया जाता है और उसका नाम गुप्त रखा जाता है। दंपति के स्त्री का डिंब फिर आईवीएफ तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे जो तैयार होता है भ्रूण, उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है जो स्वस्थ है, क्योंकि महिला स्वस्थ होती है, पुरुष अस्वस्थ होता है शुक्राणु की गड़बड़ी के कारण। कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है ताकि वह आगे क्लेम न कर सके कि यह मेरा बेटा है, मुझे वापस चाहिए। धन्यवाद।